हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद मोहित। आज हम क्लास 10th के चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले हम समझ लेते हैं कि लीनियर इक्वेशंस बेसिकली होती हैं और क्या मतलब होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। तो अगर मैं बात करता हूं लीनियर इक्वेशंस की, तो कोई भी इक्वेशन जिसमें x या y या z या a या b या c मींस कोई भी वेरिएबल जिसकी पावर 1 है, वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बोली जाएगी। जैसे x प्लस 5 इक्वल टू 7, ये क्या है? ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसमें x की पावर क्या है? 1। मैंने लिखा y प्लस 2 इक्वल टू 7, ये भी क्या है? ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। दोनों ही ये क्या है? लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि दोनों में ही x और y की पावर क्या है? देखो, इसमें x की पावर 1 है और इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है? y की 1 है। तो दोनों को ही क्या कंसीडर किया जाएगा? लीनियर इक्वेशन कंसीडर किया जाएगा। अब अगर हम बात करें कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका मतलब होगा कि कोई भी लीनियर इक्वेशन जिस एक ही इक्वेशन में दो दो वेरिएबल आ जाए तो हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लाइक मैं बोलता हूं x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्या है ये लीनियर इक्वेशन है। बस इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में फर्क क्या है? अंतर केवल इतना है कि यहां पर x और y दोनों वेरिएबल दे रखे हैं हमको। अभी तक क्या था? इसमें केवल एक वेरिएबल था, इस इक्वेशन में भी केवल एक ही वेरिएबल था, लेकिन इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है, x और y। तो ऐसी इक्वेशन को बोला जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो हमने लीनियर इक्वेशन समझ ली है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि इसको जनरली लिखा कैसे जाता है। तो लीनियर इक्वेशन को जनरली हम लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यानी अगर कोई इक्वेशन मेरे पास दे रखी है 7x प्लस 3y इक्वल टू 20, तो ये फॉर्म और ये फॉर्म थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इस फॉर्म को अगर मैं ऐसा करना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? 7x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, ये 2 इधर आ जाएगा। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो देखिए x दोनों में है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7, यानी a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और अगर मैं इस इक्वेशन और इसको कंपेयर करता हूं तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास? 3 आ जाएगा। और c को इधर कंपेयर करता हूं तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 2। यानी इस इक्वेशन में a, b और c की वैल्यू 7, 3 और माइनस का 2 है। ये बात क्लियर हुई? ये जनरल फॉर्म है। इस जनरल फॉर्म में a की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो उस जनरल फॉर्म को गिवन इक्वेशन के साथ कंपेयर कर दोगे तो आपको a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अब अगर हम और समझें तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक खास बात और है कि ये इक्वेशन हमेशा पेयर में होती है। मतलब कभी भी एक इक्वेशन नहीं आएगी, हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी और उन्हीं को हमें सॉल्व करना होगा। लाइक हमारे पास कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आएगी और वो बोलेगा कि इसकी x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालो, तो वो इक्वेशन कुछ इस टाइप से होंगी। इस टाइप से इक्वेशन आएगी हमारे पास और इन इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना होगा। मतलब ये इक्वेशन हमेशा पेयर में आएंगी, दो इक्वेशन हमेशा आएंगी हमारे पास। ओके, अब हमें पता है लीनियर इक्वेशन क्या होती है, हमें पता है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होती हैं, हमें यह पता है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म क्या होता है, हमें यह भी पता है कि लीनियर इक्वेशंस पेयर्स में होती हैं। अब हम आते हैं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने पर। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन सॉल्व होगी भी या नहीं, उसके बाद ही तो सॉल्व करेंगे। हम सॉल्व कर रहे हैं और उसकी वैल्यू ही नहीं निकली तो ऐसा हम पता कर सकते हैं। तो इस एस्पेक्ट पर हम लीनियर इक्वेशंस को दो पार्ट में तोड़ देते हैं। एक लीनियर इक्वेशन होती है या एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है कंसिस्टेंट पेयर, और एक होता है इनकंसिस्टेंट पेयर। दो टाइप के पेयर होते हैं। वो इक्वेशन जो सॉल्व हो जाए वो कंसिस्टेंट में आती है और जो अनसॉल्वेबल हो वो इनकंसिस्टेंट पेयर होते हैं लीनियर इक्वेशन के। अब हम ये पता कैसे करेंगे कि कौन सा पेयर कंसिस्टेंट है और कौन सा पेयर इनकंसिस्टेंट है? तो उसके तीन हमारे पास फॉर्म हैं, उन्हीं के आधार पर हम ये बताएंगे कि कोई पेयर
इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन ये है, अगर मेरे पास जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब इस इक्वेशन को मैं इस टाइप में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 7x प्लस 3y प्लस -20 इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को अगर मैं लिखता हूं, ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट हो गई है, और अगर मैं लिखूं 4x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमारे पास सेकेंड हो गई। ओके, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। इस फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं a निकालूं तो a क्या आएगा, a आएगा हमारे पास 7, b कितना आएगा, b आएगा 3, और c आएगा -20। और अगर सेकेंड इक्वेशन में बात करूं तो हमारे पास a आएगा 4, b आएगा हमारे पास -1, और c इक्वल टू आएगा हमारे पास -5। अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है, तो इसमें डिफरेंशिएशन करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन की सारी वैल्यू को 1 1 लिख देंगे। मतलब a1 बराबर 7 है, b1 बराबर 3 है, c1 बराबर 20 है। और ये सेकंड इक्वेशन का है, तो a2 बराबर 4 है, b2 बराबर -1 है, और c2 बराबर -5 है। तो ये हमारे पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम पता करेंगे कि कौन सी इक्वेशन सॉल्वेबल है, और मतलब ये पता करेंगे कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। तो अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, और a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, ये दो कंडीशन होती हैं किसी भी इक्वेशन में, तो उस इक्वेशन को कंसीडर किया जाता है कंसिस्टेंट इक्वेशन। मतलब ऐसी इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है, उनसे हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर ये कंडीशन है। तो देखते हैं ये इक्वेशन कंसिस्टेंट इक्वेशन है या नहीं। तो a1 अपॉन a2, a1 क्या है 7 अपॉन 4, और 3 अपॉन -1, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, ये इक्वल नहीं है। तो ये इक्वेशन कैसी है, ये इक्वेशन है कंसिस्टेंट इक्वेशन है, ये इक्वेशन कंसिस्टेंट इक्वेशन है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं दूसरे एग्जांपल को। ये एग्जांपल है हमारे पास, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन को भी इसी टाइप से लिखेंगे 6x प्लस का 4y माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू निकालेंगे। तो a1 क्या आएगा, a1 इक्वल टू 3 आ जाएगा, b1 क्या आएगा, b1 इक्वल टू 2 आ जाएगा, और c1 क्या आ जाएगा, c1 इक्वल टू -5 आ जाएगा। ऐसे ही a2 कितना आएगा, a2 हमारे पास आ जाएगा 6, b2 हमारे पास कितना आएगा, b2 हमारे पास आ जाएगा 4, और c2 कितना आ जाएगा हमारे पास, c2 आ जाएगा हमारे पास -10। तो अब हम दोबारा से कंपेयर करते हैं, क्या a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, एक कंडीशन ये है, और a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये कंसिस्टेंट के लिए, कंसिस्टेंट इक्वेशन ऑफ पेयर के लिए है। तो हम वैल्यू रख के देखते हैं। तो a1 कितना है 3, और a2 कितना है 6, b1 कितना है 2, और b2 कितना है 4। अगर हम दोनों को सॉल्व करें तो ये 1/2 आ रहा है, और ये भी 1/2 ही आ रहा है। मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो गया। अब हम देखते हैं क्या c1 अपॉन c2 की भी वैल्यू सेम है। तो c1 अपॉन c2 में हमने वैल्यू रखी -5 अपॉन -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 1/2 आ गया, यानी ये हो रहा है c1 अपॉन c2 के। तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों ही बराबर हैं। तो ये इक्वेशन भी कौन सी बोली जाएगी,
इस इक्वेशन को भी हम कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलेंगे। ओके, चलिए अब इस इक्वेशन को देखते हैं कि ये किस टाइप की इक्वेशन है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूंगा तो पहले मेरे पास आ जाएगा 3x प्लस का 2y माइनस प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड 6x प्लस का 4y प्लस का 15 इक्वल टू 0। तो मैं अगर इसका कंपेयर करता हूं तो मेरे पास a1 आ जाएगा 3, b1 आ जाएगा हमारे पास 2 और c1 आ जाएगा 5, a2 हमारे पास आएगा 6, b2 हमारे पास आएगा 4 और c2 हमारे पास 15 आएगा। तो अगर मैं फिर कंपेयर करता हूं a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी आएगी 3/6, इसकी इवेंचुअली वैल्यू 1/2 आएगी। अगर मैं b1 अपॉन b2 की बात करता हूं तो मेरे पास आएगा 2/4, जिसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये भी वैल्यू 1/2 ही आ रही है। और अगर मैं c1 अपॉन c2 करता हूं तो मेरे पास आ रहा है 5/15, जिसकी वैल्यू आ रही है 1/3। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन पर इससे क्या कंक्लूजन निकला कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन बैठ रही है। जब ऐसी कंडीशन बैठेगी तो उस पेयर को हम बोलेंगे ये इनकंसिस्टेंट पेयर है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो अब तक हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म और किस लीनियर इक्वेशन को कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन बोलेंगे और किस लीनियर इक्वेशन के पेयर को इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, ये हम समझ चुके हैं। अब हमें यह पता है कि जो लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी वो दो टाइप की हो सकती है, क्योंकि वहां पर दो थे ना। तो चलिए अभी लिख ले रहे हैं। फॉर कंसिस्टेंट क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और दूसरा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहां पर दो कंडीशंस हैं, तो ये अलग अलग क्यों है, इसका भी एक कारण है। देखिए, अगर कोई लीनियर इक्वेशन का ये कंडीशन बैठ रहा है एक पेयर का, तो ये कंसिस्टेंट इक्वेशन तो है, इसके साथ ही इसका केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। कंसिस्टेंट तो है लेकिन विद वन सॉल्यूशन, इसका केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। ये किस टाइप की इक्वेशन होंगी या ये किस टाइप की लीनियर इक्वेशन के पेयर होंगे? ये ऐसे पेयर होंगे जिनसे अगर, हाँ एक और चीज, लीनियर इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इसलिए भी बोलते हैं कि अगर हम उन इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकाल के उनको ग्राफ पर पुट करें, पॉइंट लगाएं उनके, और फिर उनको अगर हम मिला दें तो हमको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इसीलिए उनको लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। तो ग्राफ पर अगर मैं कोई इक्वेशन है और उसके x और y को ग्राफ पर ड्रॉ करता हूं, तो वो अगर दो इक्वेशन है तो दो लाइन बनेंगी, और वो दोनों लाइनें एक दूसरे को कहीं पर भी अगर काट देंगी, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी, ऐसी लीनियर इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन विद वन सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट तो है, उसके साथ वो वन सॉल्यूशन देने वाली इक्वेशन है। इनको हम इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोल सकते हैं। मतलब इन इक्वेशन से जो लाइन बनेंगी दो, वो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। अब अगर हम देखते हैं कि ये वाला अगर कंडीशन हो रही है, इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में दो लाइनें जब एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगी, कहीं पर भी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही होंगी बल्कि ओवरलैप कर रही हैं, मतलब ये एक लाइन जा रही है और इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी जा रही है, तो ऐसी लाइंस को हम कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं, या ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट इक्वेशन। हमारे पास अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन विद इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या मैनी सॉल्यूशन होंगे, मैनी लिखो या इनफाइनाइट लिखो, कोई फर्क नहीं। तो जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं उनके वन सॉल्यूशन होते हैं। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट पर वो दोनों मीटअप कर रही होती हैं, इसी पॉइंट को बोलेंगे, इसका एक वन सॉल्यूशन बोलेंगे। और जब वो हर पॉइंट पर मीट कर रही हैं, यहां पर भी, 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 तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। इसका हम अभी एग्जांपल समझेंगे। तो ये कंसिस्टेंट इक्वेशन के पार्ट थे। अब हम समझते हैं इनकंसिस्टेंट जो पेयर है वो क्यों बोला जाता है। तो देखिए, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस जो होते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन है। ये हम एल्जेब्रिकली करेंगे तो समझ जाएंगे, लेकिन अगर ग्राफिकली समझें
तो जब हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी और उन दो इक्वेशन से हमारे पास दो लाइन ड्रॉ करने को मिलेंगी, तो वो दो लाइनें कहीं पर भी अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें तो ऐसी कंडीशन को बोला जाता है कि वो इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं। जैसे एक लाइन ए बी लाइन ये हमने ड्रॉ की और हमने एक लाइन एक्स वाई ड्रॉ की है। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ये दोनों लाइन कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो ऐसी कंडीशन को बोला जाएगा कि ये इनकंसिस्टेंट पेयर है इक्वेशन का। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। क्लियर? तो चलिए अब हम देखते हैं कि कोई इक्वेशन अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ पर हम उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, और अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो हम उसको ग्राफ पर कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एल्जेब्रिकल पोर्शन सॉल्व करेंगे। लाइक a1 ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, अगर इस इक्वेशन के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे तो हमें मिल जाएगा a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 और c1 इक्वल टू हमारे पास माइनस का 7 आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास a1 इक्वल टू आ जाएगा 1, सॉरी a2 इक्वल टू 1, b2 इक्वल टू हमारे पास माइनस का 1 आएगा और c2 इक्वल टू हमारे पास माइनस का 3 आएगा। अब हम पता करते हैं कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो अगर हम a1 अपॉन a2 की वैल्यू रखते हैं तो 1 अपॉन 1 आएगा, और अगर हम b1 अपॉन b2 रखते हैं तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन माइनस 1, जिसकी वैल्यू माइनस का 1 आ रहा है और इसकी वैल्यू प्लस का 1 आ रहा है। जाहिर सी बात है कि प्लस का 1 और माइनस का 1 इक्वल तो होंगे नहीं, यानी कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये इक्वेशन कैसी है? कंसिस्टेंट है, और इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? एक सॉल्यूशन होगा। कंसिस्टेंट इक्वेशन विद वन सॉल्यूशन। चलिए, तो अब अगर हम इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें तो कैसे करें? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन की, x प्लस वाई इक्वल टू 7, ये इक्वेशन है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन है, मतलब इससे एक लाइन बन सकती है। तो अगर मैं बोलूं x इक्वल टू, तो क्या आएगा? 7 माइनस का y, ये आएगा। अब कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि x जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू डिपेंडेंट है इसके y की वैल्यू की। मैं y की वैल्यू जो रखूंगा उसी के अकॉर्डिंग x की वैल्यू आएगी। कैसे? तो देखिए, हमने क्या किया, एक बॉक्स बनाया x और x और y का, यहां पर हम इनकी वैल्यू रखेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट y इक्वल टू 1, y इक्वल टू हमने 1 मान लिया। तो अगर y इक्वल टू हम 1 मानते हैं तो y की जगह हमने कितना रख दिया? 1 रख दिया। तो अब हम इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो x इक्वल टू 7 माइनस वाई है, जिसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो 7 माइनस का 1 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आएगी 6। मतलब x इक्वल टू आ गया हमारे पास 6 लिख दिया। अगर मैं y इक्वल टू 2 लिख देता हूं कि y की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू फिर हमने पुट की, x इक्वल टू है 7 माइनस वाई, फिर से हमने लिखा 7 माइनस का 2, जिससे वैल्यू आएगी हमारे पास x की 5। यानी y की वैल्यू जब हमने 2 पुट की तो x की वैल्यू 5 आई। एक और वैल्यू लिख रहे हैं, अगर मैं y इक्वल टू 3 पुट करता हूं तो x इक्वल टू क्या आएगा? 7 माइनस वाई, 7 माइनस 3 4, यानी y इक्वल टू अगर मैंने 3 पुट किया तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 4। तो अब हमारे पास ये 3 वैल्यू आ चुकी हैं। तो 3 वैल्यू को अब हम इसको ग्राफ पर समझेंगे कि कैसे इन 3 पॉइंट से हम एक लाइन बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं ग्राफ पर कि क्या क्या होता है। सबसे पहले एक x लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक वर्टिकल लाइन होती है y। जो लेफ्ट साइड होता है उसमें x की नेगेटिव वैल्यू होती है, और जो राइट साइड होता है उसमें x की पॉजिटिव वैल्यू होती है। जो अपर पार्ट होता है वो y की पॉजिटिव वैल्यू रखता है, और जो लोअर पार्ट होता है वो y की नेगेटिव वैल्यू रखता है। ये क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं कि x इक्वल टू क्या रखा है? 6, और जब x इक्वल टू 6 है तब y की वैल्यू कितनी है? 1 है।
तो हम ये दो पॉइंट लगाएंगे, ऐसा पॉइंट जहां पर x की वैल्यू 6 आ रही हो और y की वैल्यू 1 आ रही हो। तो x की वैल्यू 6 यहां पर है और y की वैल्यू 1 कहां है, ये रहा, ये पॉजिटिव 1 है, ये नेगेटिव 1 है, ये पॉजिटिव 1 ऊपर है, यानी ये डॉट कहां आएगा, यहां पर ये पॉइंट आ जाएगा। अब हम दूसरी वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू जब 5 है तो y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 5 यहां पर है और y की वैल्यू 2 यहां पर है, तो हमने यहां पर रख दिया। और तीसरा है, जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू 4 ये रहा और y की वैल्यू 3 ये रहा। अगर हम एक और वैल्यू निकालते, मान लेते कि y इक्वल टू अगर हम 4 रखते तो x इक्वल टू कितना आ जाता, 7 माइनस 4 इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 आ जाती। यानी अगर मैं y इक्वल टू 4 रखता और x इक्वल टू 3 तो ये डॉट कहीं यहां बनता। तो अगर हम इन चारों डॉट को मिला देते हैं तो हमारे पास एक लाइन हमको बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये एक लाइन बन चुकी है। अब हम दूसरी इक्वेशन पर आते हैं। अब हमने दूसरी इक्वेशन रखी x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब इसको देखें अगर हम, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 प्लस का y आ जाएगा। यहां पर भी x डिपेंडेंट है किसके, y के। y की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा तो x की वैल्यू कुछ आएगी, y की वैल्यू 2 रखूंगा तो कुछ और आएगी। तो अगर हम y इक्वल टू, सपोज दैट y इक्वल टू हमने 0 रख दिया, y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो हमने यहां फिर से रखा x y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 3। अगर हम y की वैल्यू 2 रख दे रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू आएगी 3 प्लस का y, यानी 3 प्लस का 2 वैल्यू आ जाएगी 5। यानी y की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूं तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 5। और y की वैल्यू अगर मैं 3 रख देता हूं तो y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल टू अगर हम 3 रखते हैं तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 6। तो y इक्वल टू अगर हमने 3 रखा तो x इक्वल टू आ जाएगा 6। ये हमारे पास 3 पॉइंट आ गए। अब हम इन 3 पॉइंट को ग्राफ पर फिर से देखते हैं। तो देखिए y 0 है तब x कितना है, 3। तो 0 कहां पर है, चाहे 0 x के लिए निकले या y के लिए निकले, इसका मतलब है अगर y के लिए 0 निकल रहा है तो हम ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ फिर नहीं जाएंगे, वो सेंटर पर ही आ जाएगा। और x की वैल्यू कितना है, 3। तो 1 2 3 मतलब पहला पॉइंट हमारा कहां पर आ जाएगा, सीधे सीधे x एक्सिस पर। x एक्सिस पर आ गया हमारा पहले पॉइंट से, y0 x3, y0 है और x3 है। दूसरा पॉइंट 2 5 मतलब x5 है और y2 है, तो x5 ये रहा और y2 ये रहा। अगर हम इसको मिलाते हैं तो यहां पर कहीं ये वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये एक डॉट बन गया, एक डॉट हमारा यहां पर बना था। और तीसरी वैल्यू है y इक्वल टू 3 है तब x इक्वल टू 6 है, तो y इक्वल टू 3 पर गए तो x इक्वल टू 6 आ रहा है, यानी ये वैल्यू आ रही है हमारे पास यहां पर। अब हम देख पा रहे हैं हमारे पास ये लाइन बन रही है और ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट कर रही हैं, यानी ये लाइनें कैसी हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि जो सेकंड फॉर्म ऑफ कंसिस्टेंट इक्वेशन होती है वो कैसी होती है। तो अब हम देखते हैं कि ये इक्वेशन जो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ये कंसिस्टेंट इक्वेशन है और इसको हम ग्राफिकली देखने वाले हैं। लेकिन ये कंसिस्टेंट क्यों है, हम पहले ये एल्जेब्रिकली समझ लेते हैं। तो हमें पता है a1 इक्वल टू 1 है, b1 इक्वल टू है 1 और c1 इक्वल टू है -4, a2 इक्वल टू है 2, b2 इक्वल टू है 2 और c2 इक्वल टू है -8। अब अगर हम कंपेयर करते हैं तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू आ रही है 1/2, b1 अपॉन b2 की वैल्यू आ रही है 1/2 और c1 अपॉन c2 की वैल्यू आ रही है -4 अपॉन -8, जिसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इवेंचुअली हमारे पास निकलेगा 1/2। यानी कि
A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 है। ये है, यानी ये इक्वेशन कैसी है, कंसिस्टेंट तो है लेकिन इसके मैनी सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है। तो कैसे, चलिए देखते हैं। तो क्योंकि हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशन है और हर एक इक्वेशन की एक लाइन होती है, ये हमें पता है, तो हमारे पास दो लाइनें आएंगी और वो दोनों लाइनें, क्योंकि हमने अभी देख लिया ये मैनी सोल्यूशन है इसका, यानी ओवरलैप लाइन करेंगे दोनों एक दूसरे को। तो देखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। अब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 4, यहां x इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस का y। यहां पर x जो है वो डिपेंडेंट है y के। हम अगली वाली इक्वेशन को हम y के पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि y को डिपेंडेंट कर देंगे x के। अभी देखिए x इक्वल टू 4 माइनस वाई है, तो अगर मैं y इक्वल टू 0 रखता हूं तो x इक्वल टू यहां से क्या आएगा, x इक्वल टू 4 माइनस 0, जिसकी वैल्यू 4 ही हो जाएगी। यानी y की वैल्यू जब 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। अब अगर मैं y इक्वल टू 1 रख देता हूं तो x इक्वल टू 4 माइनस का 1 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। यानी y इक्वल टू 1 तो x की वैल्यू 3 आ गई। और अगर मैं y इक्वल टू 3 रख देता हूं तो मेरे पास x की वैल्यू 4 माइनस का 3 इक्वल टू 1 आ जाएगी। यानी y की वैल्यू मैंने 3 रखी तो x की वैल्यू 1 आ गई। हमारे पास 3 पॉइंट आ गए। 3 पॉइंट काफी होते हैं, देखिए, क्योंकि 2 पॉइंट करेंगे तो कोई भी 2 पॉइंट हमें एक लाइन ही बना के देंगे। हम अगर 3 पॉइंट्स बनाते हैं तो हमें यह पता चल जाएगा कि हमारी वैल्यू जो है वो ठीक है, उनसे लाइन बन रही है। 4 3 1 और y की वैल्यू 0 1 3, ये हमारे पास आ गई। अब हम इनसे लाइन बनाते हैं। तो देखिए y की वैल्यू 0 है तब x की वैल्यू 4 है, तो y की वैल्यू 0 यहां पर और x की वैल्यू 4 यहां पर, तो हमने यहां पर पॉइंट बना दिया। दूसरी, y की वैल्यू 1 है तब x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 ये रहा 1 और x की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो x की वैल्यू 3 ये रही 1 3। और y की वैल्यू जब 3 है तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है तब x की वैल्यू 1 है, यानी ये वैल्यू बनेगी यहां पर। अब हमने इन तीनों पॉइंट को मिला दिया तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। अब हम दूसरी इक्वेशन पर आते हैं। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। अब हम इस इक्वेशन में y को डिपेंडेंट कर देते हैं x के, तो हम लिख सकते हैं 2y इक्वल टू 8 माइनस का 2x। अब यहां पर x इंडिपेंडेंट हो गया और y डिपेंडेंट हो गया, तो इसको और फर्दर अगर हम लिखें तो हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू 8 माइनस 2x अपॉन 2, जिससे y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इन दोनों में 2 कॉमन है, 4 माइनस x अपॉन 2, ये वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू 4 माइनस x। अब हम अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, हमने लिख दिया लेट x इक्वल टू 0, तो यहां से y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 माइनस 0 4, यानी x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 4 आ गई। अब अगर हम x इक्वल टू 1 रख देते हैं तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी, 4 माइनस 1 3 आ जाएगी, तो हमने लिख दिया x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3 हो गया। और अगर हम x की वैल्यू को 3 रख देते हैं तो y इक्वल टू क्या आएगा, 4 माइनस का 3 इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू हमने 3 रखी तो y की वैल्यू 1 आ गई। हमारे पास 3 पॉइंट आ गए। अब हम इन 3 पॉइंट को रखते हैं, तो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, यहां पर पॉइंट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। दूसरी पॉइंट, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3, यही है। x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 1, ये पॉइंट आया। तो इस लाइन से जो इन वैल्यूज से जो लाइन बन रही है वो थोड़ी यहां तक जा रही है, यानी कि ये लाइन जो दूसरी वाली लाइन है वो ओवरलैप कर रही है पहली वाली लाइन को। तो यहां पर डॉट जो बन रहे हैं, एक डॉट ये बना, एक डॉट ये बना, एक डॉट ये बना, ऐसे ही अनगिनत डॉट बन सकते हैं और ये लाइन बढ़ती चली जाएगी और बहुत सारे हमको इसके सोल्यूशन मिलते चले जाएंगे। किसी भी लीनियर इक्वेशन के पेयर के सोल्यूशन को हम तब सोल्यूशन बोलते हैं जब वो लाइनें एक दूसरे से मिल जाती हैं, और क्योंकि ये लाइन एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग कर रही हैं, इसका मतलब हर एक पॉइंट इनका आंसर है। ओके, इसलिए इनके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं।
मतलब ये कंसिस्टेंट इक्वेशन है विद इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब हम थर्ड पार्ट और देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इनकंसिस्टेंट के लिए ग्राफिकल सोल्यूशन कैसे होता है। तो देखिए ये इक्वेशन मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि ये इनकंसिस्टेंट है। क्यों है, इसको हम अलजेब्रिकली सॉल्व करके देखते हैं। पहले a1 इक्वल टू हमारे पास 1 है, b1 इक्वल टू हमारे पास 1 है और c1 इक्वल टू हमारे पास माइनस का 4 है। a2 इक्वल टू हमारे पास 2 है, b2 इक्वल टू हमारे पास 2 है और c2 इक्वल टू हमारे पास माइनस का 3। जब हम सॉल्व करेंगे तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 आ जाएगा, b1 अपॉन b2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 आ जाएगा और c1 अपॉन c2 इक्वल टू माइनस का 4 अपॉन 3 आ रहा है। जैसे साफ पता चल रहा है कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो आपस में बराबर है, लेकिन ये c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये पेयर जो है वो इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस का है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इनकंसिस्टेंट को सॉल्व करें ग्राफ पर तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन उतारेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 माइनस एक्स, ये हमारे पास आ गया। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, हमने x इक्वल टू 1 लिखा 1, तो यहां से y इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस 1 वैल्यू 3 आएगी, यानी x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 3। x इक्वल टू अगर मैं 0 लिखता हूं तो y इक्वल टू आएगा 4 माइनस 0 4। और अगर मैं x इक्वल टू 4 लिख देता हूं तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी x को अगर मैं 4 रखता हूं तो y की वैल्यू हो रही है 0। हमारे पास 3 वैल्यू आ गई। अब हम इनको ग्राफ पर पॉइंट आउट करेंगे। तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है, x 1 है और y 3 है, तो ये पॉइंट यहां पर कहीं आएगा, ये हमने ड्रॉ कर दिया। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, तो ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा। और x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है, यानी ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा, y 0 और x 4। इसको हमने मिला दिया, ये एक लाइन ड्रॉ हो गई। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। 2x प्लस 2y इक्वल टू 3 आया हमारे पास। यहां से 2x इक्वल टू 3 माइनस का 2y आएगा और x इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 2y अपॉन 2, ये वैल्यू आएगी हमारे पास। तो चलिए अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो अगर मैं x इक्वल टू 0 रख देता हूं, x इक्वल टू हमने सॉरी यहां पर हमें पता है कि जो x है वो डिपेंडेंट है, किसके डिपेंडेंट है, y के डिपेंडेंट है। अगर x y के डिपेंडेंट है इसका मतलब y की वैल्यू हमको रखनी पड़ेगी। तो y इक्वल टू मैंने रख दिया पहले 1, y इक्वल टू मैंने कितना रख दिया 1 रख दिया। तो y इक्वल टू अगर मैं 1 रखता हूं तो x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 2, जिसकी वैल्यू आएगी 3 माइनस 2 अपॉन 2 1 अपॉन 2, यानी y की वैल्यू अगर 1 है तो x की वैल्यू आ रही है 1 अपॉन 2। अब मैं दूसरी वैल्यू रखता हूं, मैंने अगर y इक्वल टू 2 रख दिया तो x इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 2, जिसकी वैल्यू आएगी 3 माइनस 4 अपॉन 2, जिसकी वैल्यू माइनस का 1 अपॉन 2 आ जाएगी। यानी y इक्वल टू अगर मैं 2 रखता हूं तो x की वैल्यू माइनस का 1 अपॉन 2 आ रही है। और अगर मैं y इक्वल टू 0 रख देता हूं, y इक्वल टू 0 मैंने रख दिया तो x इक्वल टू क्या आएगा 3 माइनस 0 अपॉन 2, वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन 2, ये x की वैल्यू आ जाएगी। मतलब y इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 3 अपॉन 2, ये हमारे पास 3 वैल्यू आ गई। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो y की वैल्यू जब 1 है तो x की वैल्यू 1 अपॉन 2 है, मतलब y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू है 1 अपॉन 2। 1 अपॉन 2 मतलब 0 और 1 के बीच में, यहां पर कहीं होगी x की वैल्यू, और y की वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू पॉइंट यहां कहीं आएगा, यहां पर। फिर y की वैल्यू जब 2 है तो x की वैल्यू माइनस का 1 अपॉन 2 है,
मतलब y जब 2 है तो x की वैल्यू -1/2 है, तो ये यहां पर कहीं आएगा माइनस पोर्शन में। और y की वैल्यू जब 0 है तो x की वैल्यू 3/2 है, मतलब y जब 0 है तो x कितना है 3/2, मतलब 1 और 2 के बीच में, ये यहां पर कहीं होगा। तो अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस टाइप का लाइन बनेगी, जो एक दूसरे के क्या बनेगी, पैरेलल लाइंस बन जाएंगी। इससे हमारे पास दो लाइनें मिलेंगी, जिसको अगर मैं फर्दर बढ़ा भी देता हूं, जो एक दूसरे के कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, और वो कहीं पर भी मीट नहीं होंगी। इसकी वजह से इसके कोई भी आंसर्स नहीं आएंगे, ना तो x इक्वल टू ना y इक्वल टू कुछ मिलेगा हमको, इसलिए इस इक्वेशन को हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ग्राफिकली कैसे इन इक्वेशन से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कोई भी लाइन कोई भी इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, विद मेनी सोल्यूशन, विद वन सोल्यूशन कंसिस्टेंट है या फिर वो इनकंसिस्टेंट है। हम एक स्पेशल वीडियो लाएंगे जिसमें हम सिर्फ ग्राफिकल क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम एल्जेब्रिक मेथड से इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। हमारे पास बेसिकली तीन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और हम एक और मेथड समझेंगे जिसकी मदद से भी हम इन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं।